हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसीसी विद नंदिता। आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा सीजीएल का क्वांट का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 7। ठीक है, 6 सेट्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिनकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो लोग शुरू से कनेक्टेड हैं चैनल के साथ वो लोग तो ऑलरेडी 6 कर चुके हैं। उन्हों की डिमांड पे मतलब मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है बोलते हुए कि ये जो 7th सेट है ऑन डिमांड आ रहा है। मैंने बीच में छोड़ दिया था एंड मैं लाइव मॉक्स कराने लग गई थी, बट आई एम सो ग्लैड that you guys wanted me to specially teach and concept revise करवाना, नॉट जस्ट मैं सॉल्व करके दिखाऊँ, वो वाली चीज़ नहीं चाहिए थी आपको। तो इसलिए वी आर बैक एंड अब से बहुत सारे ऐसे सेट्स आया करेंगे जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। आज थोड़ा छोटा रखा है, 20 क्वेश्चन रखे हैं इंस्टेड ऑफ 25, बट आगे से 25 होंगे। आज का जो है PYQ सेट नहीं है, मतलब हो सकता है क्वेश्चन PYQ हों, एक या दो शायद ऑलिव बोर्ड के मौके उठाएँ और बाकी सारे खुद से क्वेश्चन बनाए मैंने, जो मेरे दिमाग में आता गया था। आई जस्ट केप्ट ऑन टाइपिंग। ठीक है, तो हो सकता है आज के क्वेश्चंस थोड़े इजी भी हों, थोड़े वो हों, बट जैसा भी होगा आपको 20 के 20 कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन तो अच्छे खासे आपको मिलने वाली है, ये बात तो पक्का है। ठीक है, और अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है या आप रिसेंटली चैनल से जुड़े तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और साथ में आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट, जो कुछ भी पढ़ा रखा है, जो कुछ भी लाइव सॉल्व करवा रखा है, सब चीज़ों के जो है आपको प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे, चेकआउट कर लेना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली अपने फिक्स्ड प्रीपोजिशन के हैंड रिटन नोट्स डाले थे और उसके अलावा मैंने अपने रीजनिंग के सारे हैंड रिटन नोट्स डाल रखे हैं। और अभी रिसेंटली किसी ने कहा था तो मैं बिना वाटर मार्क के भी डाल दी कि एज इट इज़ कोई प्रिंट आउट निकलवा ले। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉलिड हेमिस्फीयर, ये भी ऑलिव बोर्ड का इसी वीकेंड का क्वेश्चन है। को एक फिक्स किया ऑन द टॉप ऑफ सिलेंडर जिसका रेडियस सेम है r यूनिट, यानी कि एक r रेडियस वाला इस तरह से मेरा सिलेंडर है, उसके ऊपर r ही रेडियस वाला इस तरह से मैंने क्या कर दिया, हेमिस्फीयर जो है फिक्स कर दिया। वो कहते हैं पूरे के पूरे सॉलिड की जो हाइट है वो 5r बन गई। ठीक है, तो बता दो कि जो सॉलिड है इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि अगर मैंने हेमिस्फीयर ऊपर रखा है, हेमिस्फीयर की हाइट देखो, ये मेरा हेमिस्फीयर होते हैं, ये मेरा ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, ये भी इसका रेडियस है, और ये जो है इसको इसकी हाइट भी बोल सकते हो। तो इसकी हाइट और रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर इसकी हाइट मैंने r ले ली तो बचा हुआ जो मेरा सिलेंडर है, तो मेरे सिलेंडर की जो हाइट है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, 4r हो जाएगी। ये करना था। अब जैसे TS से दिखा, देखो TS से क्या हो जाएगा, अगर हमारा नॉर्मली सिलेंडर होता तो सिलेंडर का TS से हम क्या कहते हैं, 2πr जो कि उसका कर्व सरफेस एरिया होता है, प्लस ऊपर और नीचे वाले बेसिस यानी कि प्लस 2πr² कर देते हैं। अब मेरा क्या है, ये सिलेंडर है तो सिलेंडर का बेस चाहिए मुझे सिलेंडर के बाहर का चाहिए, यानी कर्व सरफेस एरिया चाहिए सिलेंडर का। चलो मैंने h पहले लिख दिया, 2πr प्लस मुझे उसका बेस चाहिए, लेकिन ऊपर वाले बेस के ऊपर तो मैंने हेमिस्फीयर टिका दिया तो वो तो अंदर ढक गया। यानी टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ क्या आएगा, हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का भी टोटल नहीं आएगा क्योंकि इसका भी जो ऊपर वाला है वो इसके जो ऊपर वाला टॉप है हमारे सिलेंडर का उसके साथ कोइंसाइड कर गया। तो यानी इसका भी क्या आएगा, सिर्फ 2πr² आएगा। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आना था, 2πrh प्लस 3πr²। ठीक है, इसमें से πr कॉमन निकाल दूँ, अंदर क्या बचेगा, 2h। h क्या है मेरा 4r, तो ये हो गया 8r, प्लस यहाँ पे क्या बच गया 3r, तो ये क्या हो गया 11r इंटू πr, यानी कि 11πr², विच इज ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्लियर है सबको। ओहो, यहाँ तो मैंने शीट लगाई थी एक्स्ट्रा, चलो कोई नहीं। तो अब क्या करते हैं, सिलेंडर का सब कुछ फटाफट से लिख रही हूँ, रिवाइज करते हैं। क्या होता है अपने पास, सिलेंडर का TS से होता है और CS से, TS से वॉल्यूम होती है, कैपेसिटी ऑफ ग्लास होता है। ठीक है, होलो सिलेंडर की वॉल्यूम देख सकते हो। चलो होलो सिलेंडर को अलग से पेज पे करती हूँ, एक मिनट रुकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास हो गया और ओके, मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया, ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, क्या होता है, CS से क्या होता है हमारे पास 2πrh होता है, TS से क्या होता है 2πrh में 2πr² ऐड कर देते हैं तो r प्लस h हो जाता है। वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, πr²h हो जाती है। कैपेसिटी ऑफ ग्लास में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको स्पेसिफिकली बताते हैं कि ग्लास की ना इनर डायमेंशंस ये हैं, आउटर डायमेंशंस ये हैं, और फिर कैपेसिटी बता दो। तो एक बात बताओ, गिलास में जो पानी है अगर उसकी थिकनेस है उसके पास 2 सेंटीमीटर की, क्या वो फर्क पड़ता है, वो तो मटेरियल को फर्क पड़ेगा ना, पानी तो अंदर ही आ रहा है। तो यानी जब कैपेसिटी ऑफ ग्लास वो बोलता है तो हमें सिर्फ इनर वॉल्यूम देखनी होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी थी बस। मटेरियल रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ये मेरा ग्लास है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, किसी मेटल के साथ, तो मटेरियल क्या बना होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो ये क्या हो जाता है, आउटर माइनस इनर वॉल्यूम हो जाता है मेरे पास। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ अपने पास क्या आती है, होलो सिलेंडर होता है।
होलो सिलेंडर में एक तो वो क्या पूछ लेगा, वॉल्यूम पूछ लेगा। वॉल्यूम तो पता चली कि हमारे को क्या हो जाएगी, आउटर माइनस इनर। ठीक है, वो पूछते हैं कि ये होलो एक कोई चीज़ है, इसके अंदर मुझे कुछ डालना है, तो क्या हो जाएगी उसकी वॉल्यूम, आउटर माइनस इनर हो जाएगी। मटेरियल रिक्वायर्ड भी वही हो जाएगा। वो क्या पूछ लेते हैं, होलो सिलेंडर का टीएस से पूछ लेता है। ठीक है, देखो एक मिनट, चलो एक चीज़ और बताती हूँ। टीएस से पूछेगा तो टीएस से क्या होता है, इसके पास 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, प्लस क्या होता है अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है और जो मेरा नीचे वाला था, यानी कि जो उसका टॉप और जो बेस था, उस पर हमारे पास प्रॉपर पूरा का पूरा सर्कल, डिस्क नहीं है इस बार। इसके पास क्या है, हमारे पास ऊपर रिंग है। रिंग ये होती है ना हमारे पास, बड़ा छोटा है, तो यानी कि इसका टी एस से होलो सिलेंडर क्या हो जाता है, 2 बाई आर एच प्लस 2 बाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। उसको रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझो। टी एस से क्या होता है, सी एस से प्लस टॉप प्लस बॉटम, तो सी एस से ये था, और टॉप और बॉटम पे इस बार हमारे पास क्या है, इंस्टेड ऑफ फुल डिस्क यानी पाई आर स्क्वायर हमारे पास रिंग है, तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, ओके। और क्या मैं बताना चाह रही थी, एक और चीज़ अभी जो मैंने बोलते बोलते रुक गई मैं, हाँ, अगर वो बोल देता ग्लास का बोलता है ना, अगर वो आपको टी एस से, तो हमेशा ध्यान रखना ग्लास का टी एस से कैसा होगा, ऊपर से तो क्या है वो ओपन है, तो उसका टॉप क्या होता है, नहीं होता। तो ग्लास का टी एस से मेरे पास क्या होता है, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया और उसका नीचे का बेस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिगर को ध्यान से पढ़ा करो, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब स्फीयर रिवाइज कर लेते हैं। स्फीयर में भी हमारे पास क्या, सॉरी हेमिस्फीयर था इस क्वेश्चन के अंदर, तो हेमिस्फीयर रिवाइज करते हैं। हेमिस्फीयर क्या होता है, सी एस से है, टी एस से है, वॉल्यूम है, इसमें भी वो क्या पूछ सकते हैं, कैपेसिटी पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या पूछ सकते हैं, मटेरियल रिक्वायर्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, सी एस से क्या होता है इसके पास, 2 बाई आर स्क्वायर। टी एस से क्या होता है, ये होता है, ये पूरा 2 बाई आर स्क्वायर है, मान लो ये वाला, ये ब्लू वाला। ठीक है, इसमें जब ये पिंक वाला ऐड कर देते तो क्या बन जाता है हमारे पास, टी एस से, तो ये क्या हो जाता है, और पिंक वाला क्या है, एक सर्कल है ना, तो 3 पाई आर स्क्वायर बन गया। वॉल्यूम क्या हो जाती है इसके पास, 2/3 पाई आर क्यूब हो जाती है। कैपेसिटी भी क्या होती है, वॉल्यूम के बराबर होती है, लेकिन अगर वो इनर और आउटर दे दे तो उसकी कैपेसिटी कैसी हो जाएगी, आउटर माइनस इनर हो जाएगी, क्योंकि पानी तो सिर्फ अंदर आएगा ना, बाहर वाली वॉल्यूम से तो हमें मतलब नहीं है। और मटेरियल रिक्वायर्ड भी क्या होता है, आउटर माइनस इनर हो जाता है। ठीक है, और सॉरी कैपेसिटी में मैंने आउटर माइनस इनर क्यों बोल दिया, कैपेसिटी क्या हो जाती है, इनर हो जाती है। ठीक है, कैपेसिटी क्या होगी मेरी, उसकी इनर वाली होगी। ठीक है, पानी तो सिर्फ अंदर आ रहा है ना, बाहर वाले से मतलब नहीं है। ठीक है, कुछ और तो नहीं गलत लिख दिया यहाँ पे, चलो ओके। स्फीयर अभी रिवाइज नहीं करते, स्फीयर का क्वेश्चन आएगा तो तब रिवाइज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन ने क्या बोला था कि द एवरेज ऑफ, ये भी शायद मॉक का क्वेश्चन है, 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 21। ठीक है, वो कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर में 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखे हैं, तो उनकी एवरेज क्या है, 21 है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मेरी जो एवरेज है वो मेरी क्या होती है, मिडिल टर्म होती है। करेक्ट, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। अगर आपको ये बात पता थी तो आपको पता चल जाएगा, इस वाले को रेज करते हैं, क्या पता चल जाता है आपको कि अगर मेरे पास 7 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो इनकी फोर्थ टर्म की बात करें, 1 2 3 यहाँ पे होंगी, 5 6 7 यहाँ पे होंगी, तो ये मेरा क्या था, 21 था। अब वो कहते हैं व्हाट इज द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स 28 एंड 37। लास्ट 3 नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि उसने क्या बोला, ऑड कंसेक्यूटिव की सीरीज है, तो 21 23 25 27। ठीक है, क्या बोल रहे हो, इन तीनों की और साथ में इसके 28 और 37 को मिला दो और इसकी क्या निकाल दो, एवरेज निकाल दो। अब पेपर में क्वेश्चन फास्ट फास्ट करना है। एक बात बताओ, अगर आप इन सबको ऐड करोगे फिर 5 से डिवाइड करोगे तो बहुत लंबा नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर एवरेज को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, 25 को एवरेज मान लो। अब मेरे को कैसे पता चलेगा 25 को मानना है, देखो ऑप्शन में 25 20 24 28 है, देखो 20 और 24 यहाँ पे है नहीं, तो हर किसी में यानी एक जीरो ही मिल पाएगा मुझे जब मैं डेविएशन देखूंगी। तो मैं 25 और 28 में से कैसे डिसाइड करूँ, मुझे तो आंसर नहीं पता, तो मैं कैसे डिसाइड करती हूँ, मेरा मानना है 25 30 23 से भी 2 कम जाएगा और 27 से 2 ज़्यादा जाएगा और 25 जीरो की डेविएशन होगी, यानी कि ये इनकी जो डेविएशन होगी वो तो कट जाएंगी ना। कैसे, देखो 25 के लिए 23 क्या लिखोगे, -2 प्लस 25 का खुद का 0, 27 का +2, इसके लिए +3, इसके लिए +12। तो मेरे को ऐड तो सिर्फ इनको करना पड़ेगा, तो मेरे कट गए ना, तो मेरी कैलकुलेशन क्या हो गई, यहाँ से छोटी होगी, मेरा काम थोड़ा कम हो गया। तो ये कितना बचा मेरे पास 15 और थे कितने 5, तो मेरे एक्चुअल में एवरेज क्या आएंगी 25 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5, यानी कि मेरी एवरेज क्या आ जाएगी 28, विच इज़ माई आंसर। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये बात। अच्छा, इसके अंदर क्या रिवाइज कर सकते हैं, और हम एवरेज में एपी में मिडिल टर्म होता है हमारा,
और मैंने एक्चुअली में AP पूरा पढ़ा रखा है। चलो एक चीज़ और बताती हूँ। अब जैसे मान लो ये बोल देता, क्वेश्चन क्या था अपने पास कि 21 23, ठीक है, मेरे पास ये फोर्थ टर्म 21 थी ना, क्या था उसने बोला और कंसेक्यूटिव है, मान लो ठीक है, 5वां 6वां 7वां टर्म यहाँ था, पहला दूसरा तीसरा वाला। वो कहता अगर मैं, ठीक है, वो क्या बोलेगा, अगर मैं +3 टर्म्स ऐड कर दूँ तो मेरी एवरेज बता दो। ठीक है, क्या बोलता वो कि अगर मैं 3 टर्म्स ऐड करती हूँ मेरी एवरेज बता दो। तो आपको क्या पता होना चाहिए था, तो आप कहाँ पे आ जाते, 7 टर्म्स थी आपके पास, आप 10 टर्म्स पे आ गए, आप 10 टर्म्स पे आ गए, तो जब 10 टर्म्स होते तो आपकी एवरेज क्या होगी, मिडिल टर्म है। यानी जब मेरे पास ठीक है, जब मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी n, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास 7 टर्म्स थी, तो यानी कि n+1/2, यानी कि फोर्थ टर्म जो थी मेरी, चलो यहाँ पे लिखते नहीं है, तो मेरी वो क्या आ गई, मेरी मिडिल टर्म आ गई। ठीक है, जैसे मीडियन के अंदर करते हैं, जब 10th है तो हम कहाँ लिखेंगे, nth टर्म और n+1/2th टर्म के ऊपर। ओहो, n/2, n क्यों लिख दिया मैंने, n/2th टर्म और n/2th + 1 टर्म जो होगी मेरे पास, वो उनके बीच का जो नंबर होगा वो मेरी एवरेज होगी। कैसे, जैसे अगर मेरी 10 टर्म्स थी तो मेरी एवरेज कहाँ पे आएगी, 5वीं और 6ठी टर्म के बीच में आएगी। 4 टर्म्स इससे पहले बचेंगी और 4 टर्म्स इसके बाद बचेंगी। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे एवरेज कहाँ चाहिए, 5th और 6th टर्म के बीच में चाहिए। अब मैं करूँगी क्या, 5th टर्म मेरे पास क्या है 23, ये क्या था मेरे पास 25, तो मेरी एवरेज क्या आ जाएगी इस केस में 24 आ जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अगर मान लो मैंने ऐसे किया होता कि मैंने बोला था +1 टर्म, ठीक है, तो एवरेज मेरी कहाँ बढ़ जाती, एक सेकंड रुकना जरा, एक काम है मुझे, Where is it, man? एक मिनट, ओके, लेट अस रिज्यूम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। एक मिनट, अब पूरा ही रिवाइज कर लेते हैं इससे पहले कि कंफ्यूजन हो। आज ना थोड़ा नया सॉफ्टवेयर है तो मेरे को बीच बीच में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट क्या था कि AP लिखना था कि AP जब हमारा होता है तो मेरा जो एवरेज होता है वो क्या होता है, मेरा मिडिल टर्म होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी थी। और क्या होता है, जब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट अगर मुझे +2 टर्म्स आगे जाने ना, या चलो +n टर्म्स आगे जाना है, तो मेरे को ऐड क्या करना होता है, +ND करना होता है। अगर मैं n टर्म्स पीछे जाऊंगी तो मैं -ND करूंगी। जो D क्या होता है, मेरा कॉमन डिफरेंस होता है। इस केस में मेरे पास D क्या होता है, 2 होता है, क्योंकि मेरे पास डिफरेंस क्या है, ऑड का चल रहा है, तो 1 3 5, तो मेरे पास D क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। इस क्वेश्चन के अंदर 2 चीज़ें सीखने की थी, एक तो ये कि AP है तो मेरे पास डायरेक्ट मुझे 21 ये पता चल गया, और दूसरी बात जो सीखने की थी वो ये थी कि हमें सीधा सीधा जो है 25 को लेके डेविएशन करनी, क्योंकि ताकि हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो पेपर के अंदर। ठीक है, लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। ये भी उसका क्वेश्चन है, मॉक का क्वेश्चन है, एंड किसी ने बोला भी था कि डायरेक्ट कैसे किया, तो इसलिए बता देते। देखो, इस क्वेश्चन के लिए क्या है, आपको पहले से कुछ क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स जो है हमारे वो रिवाइज होने चाहिए। क्या वो हमारे रिजल्ट्स होते हैं, सबसे पहले रिजल्ट हमारा क्या कहते हैं कि अगर मेरे पास a + 1/a = +-2 है, तो दैट गिव्स मी a = +-1, यानी कि अगर 2 होगा तो a की वैल्यू 1 होगी, अगर -2 होगा तो a की वैल्यू क्या होती है, -2 होती है। सेकेंड जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या कहते हैं, अगर हमारे पास a + 1/a = 1 है, तो इसका मतलब a³ हमारे पास कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि a की वैल्यू -1 नहीं है, क्योंकि आप जब a को -1 पुट करोगे तो -1 तो 2 हो जाएगा, वो तो एप्लीकेबल हो नहीं सकता। तो a + 1/a जब 1 होता है तो a³ -1 होता है, क्योंकि ये इसलिए लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप a³ = -1 लिखोगे तो आप सोचोगे कि क्यूब रूट, इसका मतलब इसका एक क्यूब रूट -1 भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट क्या कहते हैं कि अगर a + 1/a मेरे पास -1 होता है, तो यानी कि इसके बाद मतलब मेरे पास a³ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उल्टा होता है, अगर ये 1 है तो a³ -1 है, अगर ये -1 है तो मेरे पास a³ क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, और इस केस में a ≠ 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी का एक्सटेंशन देख लो, अगर आपके पास इस तरह से लिखा होता है, मान लो x + 7 + 7/x = 1 लिखा है, तो इसका मतलब अभी मैंने क्या बोला था, ये क्या है मेरे पास a है, ये क्या है मेरे पास 1/a है, तो हमने क्या बोला था कि a³ = -1 आ जाएगा। तो इस केस में क्या आ जाएगा, x³ / 343 = -1, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाता है, x³ = -343 आ जाता है। इसका एक्सटेंशन था। ठीक है, समझ में आ गया। ये कौन सा था हमारे पास, थर्ड था, सेकेंड था। थर्ड रिजल्ट हमारे पास क्या कहते हैं, थर्ड रिजल्ट कहते हैं कि अगर मेरे पास
a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3 है, तो इसका मतलब मेरे पास a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आ जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मेरे पास a रेज टू द पावर 6 इक्वल टू -1 आ जाता है। और जब हम बोल देते हैं कि a रेज टू द पावर 6 इक्वल टू -1 है, तो मैं बोल रही हूँ कि अगर मैं a की पावर m देखूँ, अगर मैं साथ में a की पावर m प्लस 6 मिल जाए, तो इसको मैं डायरेक्टली 0 बोल देती हूँ। ठीक है, देखो समझने के लिए तो कैसे करोगे, पूरा समझ लो। क्यों, a रेज टू द पावर m को बाहर निकालोगे, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास 1 प्लस a रेज टू द पावर 6 बचेगा। ये क्या होता है -1, तो -1 कट जाएगा और ये 0 बच जाएगा। बट आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जैसे ही आपको ये दिखा a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √3, आपके दिमाग में सीधा ये चीज़ आनी चाहिए, a रेज टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू -1। PYQ में बहुत पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई रटना नहीं है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। आप पेपर में इसको पूरा खोल के यहाँ फिर क्यू फिर स्क्वायर A6 पे नहीं पहुँचोगे, आपको डायरेक्टली ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ, ओके स्पेस नहीं है, एक पेज डालते हैं। फोर्थ हमारा पॉइंट क्या होता है, इसी तरह से हमारे पास कि अगर मेरे पास a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू √2 होता है, तो मेरे पास आ जाता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 2 - 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास आ जाता है a रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, a रेज टू द पावर m प्लस a रेज टू द पावर m प्लस 4 जो मुझे दिखेगा, तो ये सम जो है मेरा किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, मैं नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे सडनली से एंजाइटी हो रही है कि पता नहीं क्लिक वो वापस से स्टार्ट हुई थी रिकॉर्डिंग या नहीं। एक सेकेंड रुकना, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, हो रहा है रिकॉर्ड। ठीक है, चलो बैक। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिखा, जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को देखा, एक मिनट इसमें पिंक यूज़ करना पड़ेगा, है ना, वाइट स्क्रीन में क्या है मेरे पास, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है। जैसे ही मुझे दिखा, मैंने क्या बोला, a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस माइनस √3 हो गया। और जैसे ही ये दिखा, तो वैसे तो मुझे ये देख के समझ आ जाना चाहिए, बट हो सकता है ना कोई ट्रैप क्वेश्चन होता है, क्या पता, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, a रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल्स टू -1। जैसे ही ये दिखा, ये और ये का कॉम्बिनेशन कितने का, 6 का, ये 0 बन गए। 24 और 18 में भी 6 का गैप है, ये भी 0 बन गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 0, बिना पेन उठाए करने का क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, समझ आ गया होगा आई होप सबको, और सारे के सारे आसपास के रूल्स भी रिवाइज हो गए होंगे, नोट कर लें। ठीक है, आई होप आप रफ नोटबुक लेके बैठे हो, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले खुद सॉल्व कर रहे हो और फिर समझ रहे हो, और जो भी कुछ सीखने को मिल रहा है उसको नोट डाउन कर रहे हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब बिना रटवाए एक छोटा सा लॉजिक देना। जब मैं बोलती हूँ कि मैंने इसको डिवाइड किया, मुझे क्या मिला, रिमाइंडर मिला, तो रिमाइंडर का मतलब हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मान लो n था, कि अगर n में से रिमाइंडर को माइनस करूँगी तो मेरे को जो नंबर मिलेगा ना वो परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, यही कहते हैं हम लोग। तो एक बात बताओ, जब एडिड की बात करते हैं तो इसका मतलब वो क्या कहते हैं, जब एडिड की बात करते हैं हम इसको इस तरह से देखो, माइनस ऑफ रिमाइंडर बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि माइनस माइनस मिला के मैं प्लस ला सकती हूँ, और माइनस ऑफ रिमाइंडर को मैं क्या समझ सकती हूँ, नेगेटिव रिमाइंडर समझ सकती हूँ। और नेगेटिव रिमाइंडर हमारे पास क्या होता है कि जहाँ पे वो चीज़ पूरी हो रही है, मैं उससे एक स्टेप फर्दर चली जाऊँ, मैं क्या करूँ, उसके अगले डिवाइजर पे चली जाऊँ, यही होता है मेरा मतलब नेगेटिव रिमाइंडर का, है ना। तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहते हैं, मेरे पास 2 3 7 8 है। ठीक है, क्या बोला उसने, 2 3 7 8 को मुझे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, किस पे जाएगा, 4 4 16, कितना बचेगा, 7 7 7 8, 4 और 4 कितना होता है, 8। अब देखो मुझे 8 के आगे कुछ ऐसा नंबर लाना है जिससे कि 778 से बड़ा हो। क्यों, क्योंकि मुझे क्या लाना है, नेगेटिव रिमाइंडर लाना है, मुझे उसके नेक्स्ट फैक्टर तक जाना है जिससे कि मेरा नेगेटिव रिमाइंडर है, और नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब मुझे उतना पार्ट जो है वो क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन तो इजी था क्योंकि 2 3 7 8 से आपको दिख ही गया होगा ना, 2401 किसका होता है, 49 का स्क्वायर होता है अपने पास, और 2500 कितना किसका होता है हमारे पास, 50 का होता है, और 48 का अगर मैं काउंट करूँ तो कितना आएगा, 2304 आ जाएगा। तो मुझे साफ पता चल रहा है कि इस केस में किस पे जा पाएगा, 9 पे जा पाएगा। तो जैसे 89 × 9 करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 801 आ जाएगा। तो यानी कि लेकिन माइनस मुझे क्या करना है, उल्टा करना है, 801 में से तो 11 - 8 3, 9 - 7 2। तो ये जो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आया ना -23 का, वो मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। यानी कि जैसे मैं इसमें 23 ऐड करूँगी, मेरा ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। देख लो 2 3 7 8 में 23 ऐड किया, क्या बन गया आपके पास, 2401 बन गया, जो कि क्या है 49 का स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को मान लो वो उल्टा बोल देता है, वो कह देता है अगर 2 3 7 8 में व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो सब्ट्रैक्ट तो हमें पता है हम क्या करते हैं, रिमाइंडर करते हैं ना, तो ये हमें नॉर्मल करना है, इसके अंदर कुछ हमें एक्स्ट्रा नहीं करना। ठीक है, कैसे हो जाएगा, 4 4 16, 7 7 8, 4 और 4 8। इस केस में किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा। 8 पे जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, 704 बचेगा। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा, सॉरी 3 नहीं
4 आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। ये कितना आएगा अपने पास 70, अरे यार फिर 3 लिख दिया, सॉरी, क्या आ जाएगा यहाँ पे 74 आ जाएगा। और करके देख लो 2378 में से जैसे ही 74 उड़ाओगे आपके पास क्या बचेगा 2304 बचेगा, और 2304 मेरे पास क्या होता है 48 का स्क्वायर होता है, तो मिल गया हमें परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गए दोनों कॉन्सेप्ट, सबट्रैक्ट के केस में क्या करना है और ऐड के केस में क्या करना होता है। सबट्रैक्ट के केस में नॉर्मल करना होता है, ऐड के केस में हमें क्या करना होता है नेगेटिव रिमाइंडर फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। अभी छोटा सा क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, बट कई बार क्या होता है हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, यू नो सॉर्ट ऑफ ब्रेन फेड हो जाती है, करना क्या है इजी क्वेश्चंस में। तो इसको देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस एक आइटम का 25% से क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, प्रॉफिट 20% से 30% हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट प्राइस बता दो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट तो हमारे को क्या कहते हैं कि अगर मैंने इसका सेलिंग प्राइस 50 रुपये बढ़ाया है किसी चीज़ का, और मैं प्रॉफिट जो मुझे प्रॉफिट है वो रुपीज़ टर्म्स में सेम रखना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे एक एडिशनल कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि अगर हमें प्रॉफिट रुपीज़ टर्म्स में सेम रखना है, मैंने किसी चीज़ के एसपी को 50 बढ़ाया है तो उसके सीपी को भी 50 बढ़ाना पड़ेगा बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो कह रहे प्रॉफिट जो है ना पहले क्या था अपने पास, प्रॉफिट हमारे पास किससे मिलता है, मैं एसपी बाई सीपी वाले रेशो से लिखते हैं, 20% का मतलब क्या होगा 6/5। अब वो कह रहे हैं इसमें आपने कुछ चेंजेस कर दिए जिससे कि आपका जो 6/5 है ना अब वो कन्वर्ट होकर 10 बन गया, ठीक है। क्या किया चेंजेस हमने, वो बोलते हैं सेलिंग प्राइस को आपने क्या कर दिया 25% से बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस ये था 25% और इसको 5/4 कर दिया। अब वो कॉस्ट प्राइस में क्या किया वो पूछ रहे, कॉस्ट प्राइस नीचे है ना 5, तो 5 को मैंने क्या कर दिया कुछ एक्स कर दिया इसके अंदर, तो मेरे को क्या मिल गया मेरा 13/10 मिल गया, ठीक है। 5 से 5 कट जाएगा, 2 2s 2 3s, सो आई एम लेफ्ट विथ 2 5s, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ होगी, एक सेकंड रुको, बाहर से डिस्टर्बेंस हो गई थी एंड मेरे से कैलकुलेशन गड़बड़ होगी, ठीक है। कहाँ थे हम, ठीक है। 6/5 में कुछ चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए हम लोगों ने, सेलिंग प्राइस को क्या कर दिया 5/4 कर दिया, कॉस्ट प्राइस को क्या कर रहे हैं हमें देखना है, और हुआ क्या है 13/10 हुआ, ठीक है। ये 5 4 से 20 है ना, तो इसको सीधा 2 कर दो, इसको 3 कर दो, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/13 हो जाएगी, यानी कि मेरे पास जो चेंज हुआ है जो सीपी में मेरे पास कितने का इंक्रीज हुआ 2 का 13 पे, 1/13 आपको पता होना चाहिए क्या होता है आपके पास 7.69 होता है, तो यानी कि 2/13 जो है यानी कि जो मेरे x परसेंटेज निकालना था वो कितना हो जाएगा 15.38 आना चाहिए, है ना, ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो अप्रॉक्सीमेट पूछ रहे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 15% आ जाएगा, ठीक है। आंसर 15.38 होना चाहिए, मैंने खुद से लिखा था तो मुझे लगता है ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आंसर क्या आएगा इसका 15.38, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट आजकल ऐसे कॉन्सेप्चुअल पूछ रहे हैं तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड किया। क्या क्वेश्चन है कि अंडर व्हाट कंडीशन विल इट बी इम्पॉसिबल टू ड्रॉ एनी रियल कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्कल्स, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखने की बजाय पहले सारे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर आपको क्वेश्चन समझ में आ ही जाएगा। बात किसकी करें हम, कॉमन टेंजेंट्स की करें, थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा क्यों लिख रही हूँ मैं स्क्रीन पे, रुको ज़रा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉमन टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इसमें अलग अलग सिनेरियोज देखेंगे। फर्स्ट सिनेरियो हमारा क्या होता है कि जब मेरे सर्कल्स जो है वो सेपरेट है यानी दूर दूर है, कैसे हैं, एक सर्कल मेरा यहाँ पर है, एक सर्कल मेरा यहाँ पर है, इस केस में हम क्या कहते हैं डी विच इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज ग्रेटर देन R1 + R2, है ना, क्योंकि यहाँ से इसका सेंटर है यहाँ से इसका सेंटर है, तो इसमें देखो कितने सर्कल्स बनेंगे, इसमें हमारे क्या बनते हैं 4 टेंजेंट्स बनते हैं कॉमन, क्या बनते हैं 2 डायरेक्ट बनते हैं एंड 2 क्या बनते हैं ट्रांसवर्स बनते हैं, एक डायरेक्ट ये एक डायरेक्ट ये, एक ट्रांसवर्स ये एक ट्रांसवर्स ये, ठीक है। समझ में आ गया। अब सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड केस हमारा क्या होता है, सर्कल्स जस्ट टचिंग, ठीक है, या फिर इसको कैसे देख सकते हो आप, D = R1 + R2 के इक्वल, क्यों, ये एक सर्कल है ये मेरा एक सर्कल है, जस्ट टच कर रहे हैं, तो जो इनके रेडियस के बीच का रेडियस का सम है वही मेरा क्या है इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। इस केस में मेरे पास कितने टेंजेंट्स बनेंगे, एक ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है 2 DCT होते हैं एंड 1 क्या होता है TCT होता है। ये कितने हो गए 3 हो गए, इस केस में कितने बन रहे थे मेरे पास 4 बन रहे थे, ठीक है। थर्ड केस हमारे पास क्या होता है, सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है।
एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस केस में भी क्या होगा, मेरा डी जो है R1 प्लस R2 से लेस होगा बट ग्रेटर होगा इनके डिफरेंस से, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इस केस में हमारे पास कितने बनेंगे, 2 बन जाएंगे। एक यहाँ से DCT बनेगा, एक यहाँ से DCT बनेगा। तो इसमें क्या होगा, 2 DCT बट 0 TCT। इसमें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना है, एक भी नहीं, ठीक है। फोर्थ, ओके स्पेस खत्म हो गया। फोर्थ केस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लो। फोर्थ केस हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरनली टच करते हैं अगर सर्कल्स, ठीक है। ये एक सर्कल है और एक सर्कल इसको इस तरह से टच करता है इंटरनली, ठीक है। समझ जाओ ये सर्कल है, तो मेरा कहाँ पे बनेगा, मेरा ये टेंजेंट बनेगा। तो इस केस में मेरे पास क्या होता है, 1 होता है। 1 क्या होता है, DCT होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसके अंदर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमारा कोई भी नहीं बनता है, ठीक है। नेक्स्ट केस अपने पास कौन सा होता है, लास्ट एंड फाइनल केस, फिफ्थ क्या होता है, इनसाइड वन अनदर, ठीक है, इनसाइड वन अनदर, ठीक है। और इसी का स्पेशल केस, अगर उसको क्वेश्चन को ढंग से लिखना होगा तो कॉन्सेंट्रिक भी लिख देता है, ठीक है। यानी कि एक सर्कल ये है, सेम सेंटर और ये है, तो इसमें भी क्या होता है, हमारे पास 0 कॉमन टेंजेंट होता है, एक भी नहीं होता, ना DCT ना TCT। और इसी को थोड़ा मतलब कोई और रैंडम फिगर होती तो ऐसा हो सकता है सर्कल, है ना। इस केस में क्या था, कॉन्सेंट्रिक दिखा दिया, कॉन्सेंट्रिक तो नहीं है बट दोनों के दोनों क्या, वन इनसाइड द अदर है, बस टच नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ तक टच हो गया, ये सिचुएशन में 0 है, लेकिन अगर इस तरह से टच हो गया तो एक बन जाएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इनसाइड वन अनदर में कितने होते हैं, 0 होते हैं हमारे पास, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला कि व्हेन द 2 सर्कल्स हैव डिफरेंट रेडियाई। इसमें क्या पता है, डिफरेंट रेडियाई है, यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पर एक सर्कल है, तो इसमें तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। वन सर्कल लाइज कम्प्लीटली इनसाइड द अदर विदाउट इंटरसेक्टिंग, ठीक है। डिफरेंट रेडियाई में उसने और कोई कंडीशन नहीं दी ना, तो हम यही मान के चलते हैं कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा इसमें। 2 सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली, ऐसे इंटरनली टच कर रहे हैं, तो एक था हमारे पास। इंटरसेक्टेड एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, ये भी था हमारे पास, एक दो डायरेक्ट टेंजेंट्स थे। लाइज कम्प्लीटली इनसाइड द अनदर विदाउट इंटरसेक्टिंग, ये वाला केस था, फाइनल वाला। तो इस केस में जो है हमारे पास कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होता। सो मेरा आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। मैंने खुद ही बनाया क्वेश्चन टाइप करके, ठीक है, सारे खुद बनाए इस बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये तो PYQ है, मतलब खुद बनाने का है नहीं, कहने मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया, मतलब जो दिमाग में आता है वो बना दिया। For any natural number n, the expression n cube minus n is always completely divisible by which of the following numbers। क्या होता है, n क्यूब माइनस n, इसको खोल दो, n कॉमन आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 रह जाएगा, ये क्या बन जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 बन जाएगा। अब कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या, कैसे पता चलेगा, इसमें कोई 6 तो नंबर निकाल नहीं पा रहे कॉमन, तो कैसे पता चलेगा, पता ऐसे चलता है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए इसको 1 2 3 ले लो अभी के लिए, बट पता आपको एज अ रिजल्ट भी चाहिए। क्यों, देखो हमारे को क्या पता है, जब हम बोलते हैं कि 2 की डिविजिबिलिटी देखते तो आप बोलते हो इवन नंबर्स, और इवन नंबर्स कहाँ होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, एक नंबर इवन है फिर नहीं है, फिर एक नंबर इवन है फिर नहीं है। तो यानी कि एवरी 2 नंबर्स में से एक नंबर जो है वो हमारे 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी इन तीनों से, ये तीनों का जो प्रोडक्ट है, इन तीनों में से कोई एक नंबर n या फिर n प्लस 1 या फिर n माइनस 1, पहली बात तो इसमें से कोई क्या होगा, हमारा इवन होगा कोई ना कोई, तो यानी कि 2 से डिविजिबल होगा। सिमिलरली हम बोलते हैं 1 2 3, ये 3 नंबर्स हैं, ठीक है, फिर 3 नंबर्स आते हैं। क्यों, हम क्या बोलते हैं, 3 के मल्टीपल्स किस पे आते हैं, 3 के गैप पे होते हैं, यानी कि हर 3 नंबर्स में से अगर मैं कोई भी 3 कंसेक्टिव नंबर्स उठा लूँ तो उसमें से कोई ना कोई एक नंबर पक्का जो है 3 से डिविजिबल होगा, तो यानी कि किससे है, 3 से भी डिविजिबल है। तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन बना n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1, ये 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, यानी कि किससे डिविजिबल हो गया, ये 6 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या आता है, 6 से डिविजिबल है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, इस टाइप का एक और चीज़ पूछ लेता है वो, कि अगर वो बोलता है कि अगर वो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव कर दे, वो बोलते हैं कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर मैं ले लूँ तो मेरे पास क्या होगा, n प्लस n माइनस 1, ठीक है, और प्लस n प्लस 1 ले लिया मान लो मैंने, तो मेरे पास क्या बन गया, 3n माइनस 2 3n बन गया, ठीक है। तो ये हमसे पूछ लेते हैं कि अगर ये सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होता है, तो इसको भी आप कह सकते हो कि पक्का किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल, ठीक है। लेकिन क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन n प्लस n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 जो था, ये पूरा इवन आएगा या नहीं आएगा, ये n पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर मेरा n मान लो मैंने किससे स्टार्ट किया होता, 1 से स्टार्ट किया होता, तो मेरे को क्या मिलता, चलो 1 से नहीं करते, 3 से कर लेती हूँ। अगर मेरे पास ये नंबर्स होते 3 2 और 4, तो मेरे पास ये कितना बनता, 4 और 3 7 और 2 9, तो 3 से डिविजिबल होता, लेकिन 2 से नहीं होता। तो ये किस पे डिपेंड किया, n पे डिपेंड किया, राइट,
n मैंने कहाँ से लिया था, 3 से लिया था। लेकिन अगर मैं n2 ले लेती तो मेरे पास क्या होता, 1 2 और 3 हो जाता। तो उस केस में ये क्या था, 3 से भी डिविजिबल था और किससे भी डिविजिबल था, 2 से भी, तो 6 से डिविजिबल हो जाता। तो यानी कि जब मैं सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव बोलती हूँ, एक काम करती हूँ इसको लिख देती हूँ, ठीक है। क्या लिखा है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive natural numbers is always divisible by 6, ठीक है। and the sum of 3 consecutive natural numbers, this is always divisible by 3, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है हमारा कि θ1 + θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी दो एंगल्स दे दिए उसने, उनका सम 90 डिग्री। तो बताओ कौन सी इक्वेशन इनकरेक्ट है, वही बोल रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, सब कुछ रिवाइज करते हैं। मान लो मैंने a + b मान लिया कि a + b मेरे पास 90 डिग्री, तो सारी कन्वर्जन याद होनी चाहिए। तो साइन a क्या बन सकता है मेरा, cos b के बराबर हो जाता है मेरे पास, ठीक है। और क्या हो जाता है मेरे पास, tan ऑफ a किसके बराबर हो जाता है, cot ऑफ b के बराबर हो जाता है। और क्या होता है अपने पास, सीकेंट ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरा किसके बराबर बन जाएगा, कोसिकेंट बी के बराबर बन जाएगा। अगर मेरे पास tan ए इक्वल टू कॉट बी है तो इससे आप ये भी बोल सकते हो tan ए इंटू टैन बी इज इक्वल्स टू 1 बन जाता है, करेक्ट। सिमिलरली कॉट ए इंटू कॉट बी इज इक्वल्स टू 1 बन जाता है। और क्या होता है, हम कहते हैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कॉस स्क्वायर वाले एंगल को उल्टा कर दूँ, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, लेकिन मुझे पता है मैं कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर बी लिख सकती हूँ, क्योंकि a + b 90 डिग्री है। तो यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 आएगा, कब a + b 90 डिग्री होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं, साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 इक्वल टू 1 के, तो करेक्ट है, अभी हमने देखा। ये भी हमने देखा, कॉट tan θ इंटू tan θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1, अभी खुद देखा हम लोगों ने। क्या ये 1 हो पाएगा, नहीं, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा कोसिकेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सीकेंट स्क्वायर के साथ तो मेरे को क्या चाहिए होता है, मतलब सीकेंट स्क्वायर इक्वल टू क्या चाहिए, 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाए। तो ये मेरी कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में तो दो ट्रेन है एक्स और वाई, जो कि सेम टाइम पे स्टार्ट होते हैं स्टेशन ए और बी से टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, पास करते हैं। उसके बाद एक को 4 घंटे लगते हैं, एक को 9 घंटे लगते हैं। और एक्स की स्पीड क्या है, 54 किलोमीटर, तो दूसरे की स्पीड बता दो। इसका कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या होता है, Sx/Sy इज इक्वल्स टू Ty/Tx, जहाँ पर हम क्या कहते हैं कि Ty क्या है, वो टाइम, Sx और Xy की स्पीड्स हैं। हम क्या कहते हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही। कॉन्सेप्ट यही है कि जब वो एक दूसरे की तरफ आ रही होती है और मिलने के बाद उनको इतना टाइम लग रहा है, तो वो उतना टाइम क्या होता है, Ty/Tx। तो आप ये हमारे पास इनवर्स रिलेशनशिप होती है इन दोनों के बीच में। अब Sx कितना है मेरे पास, इसको मैं ठीक से रखती हूँ। Sx कितना है मेरे पास, 54 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैंने y लिख दिया। मान लो Ty कितना था अपने पास, y टेक्स 9 आवर्स, और नीचे वाला कितना है 4, तो इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 18। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 36, विच इज़ माई आंसर। सो माई आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 36, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बस, ठीक है। कहोगे तो इसको अलग पेज पे लिख देते ताकि जब PDF मिलेगी तो अराइव, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि 2 ट्रेन्स हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं हम, टूवर्ड्स ईच अदर हैं। स्पीड क्या है उनकी, Sx और Sy है। Tx Ty क्या है, टाइम टेकन टू रीच डेस्टिनेशन आफ्टर पासिंग या फिर आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, Sx/Sy इज इक्वल्स टू अंडर द रूट Ty डिवाइडेड बाय Tx, ठीक है। इसको याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसीलिए अलग से लिखा अच्छे से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि पॉल कैन बिल्ड अ ब्रिक वॉल अलोन इन 20 डेज, मतलब P बोल देते हैं इसको, P% जो है 20 दिन में काम कर लेता है। क्यों क्या कर लेते हैं, कम्प्लीटली डेमोलिशन, खराब कर लेता है उस काम को, नेगेटिव काम कर लेते हैं 30 डेज में। तो जैसे ये दिखा 60 ले लिया मैंने, तो P की एफिशिएंसी कितनी है 3, Q की एफिशिएंसी कितनी है -2, ठीक है, 30 से डिवाइड किया।
दे स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट डेज टू बिल्ड दी वॉल फ्रॉम स्क्रैच, मतलब शुरू से दोनों जो है ऑल्टरनेट डे पे काम करते हैं, एक दिन पी एक दिन क्यू, ठीक है। और उसने बताया भी स्टार्टिंग विद पॉल ऑन डे 1, क्विंटन ऑन डे 2, पॉल ऑन डे 3 एंड सो ऑन, हाउ मेनी डेज विल द वॉल बी कम्प्लीटली बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो एक बात बताओ, अगर ऑल्टरनेट डे पे काम करते तो उसने 3 किया, फिर उसने -2 किया, करते करते मेरे पास साइकिल कितने दिन की बनी, 2 दिन की, 2 दिन में कितना काम हो रहा है मेरे पास, 1 हो रहा है। काम कितना करना है मेरे को, 60, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको भी 60 से, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 120 डेज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, ठीक है। बट ये क्या होता है, मेरा रॉन्ग आंसर होता है, ठीक है। क्यों रॉन्ग आंसर होता है, क्योंकि देखो एक बात बताओ, हमें कहाँ देखना होता है, जितने भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे ना जहाँ पे डेमोलिश का काम हो रहा है, नेगेटिव काम हो रहा है, उसका एक गोल्डन रूल याद रख लो कि आपको टोटल वर्क ना वहाँ तक देखना है जहाँ तक आप क्या करोगे, जो भी आपका टोटल वर्क है उसमें से माइनस कर दो पॉजिटिव वाले की एफिशिएंसी, ठीक है, और वहाँ कैलकुलेट करो। पॉजिटिव की एफिशिएंसी इस केस में कितनी, 3, तो 60 - 3 = 57 पे आकर रुक जाओ। क्यों, क्योंकि देखो अगली बार जब वो जो लास्ट यूनिट ऑफ पॉजिटिव वर्क करेगा ना, उसके बाद नेगेटिव वर्क करने को ही नहीं बचेगा, क्योंकि काम पूरा हो चुका होगा। अब पूरे हुए जब काम खत्म हो गया तब तो उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तोड़ तो तब रहा है ना जब थोड़ा 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 चल रहा है, तो जिस मोमेंट पे पूरा हो गया अब नहीं तोड़ेगा आके। तो 57 काम के लिए मुझे कितने लग गए, 114 दिन लग गए। अब जैसे ही 115th डे पे पॉल ने आया और उसने +3 का काम किया, तो मेरा काम कितना हो गया, 60, और मेरी बॉल पूरी हो गई। अब जो क्यू है वो मेरा अगले दिन आके डेमोलिश नहीं करेगा, ठीक है। तो रूल क्या है आपका, टोटल वर्क में से जो लास्ट फैक्टर ऑफ पॉजिटिव एफिशिएंसी उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। सुनने में वियर्ड लगे बट आप कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी 3 थी ना, तो ये जब भी वो मोमेंट जब भी लास्ट पॉजिटिव काम करेगा उसके बाद इसका नेगेटिव काम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना था मेरे पास, 115 डेज, ठीक है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आई थिंक लंबी होगी वीडियो थोड़ी, ओके, एक सेकेंड, आई वॉन्ट टू बना वाटर हियर। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का देखो, सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एंड द सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी 2 साल के लिए 10% पर एनम पे 50 रुपये, ठीक है। 10% 2 साल है, ठीक है। SI कितना होगा मेरे पास, 20%, ये कितना होगा मेरे पास 21%। तो इनकी वो कह रहे हैं 1% की तुम्हारी वैल्यू कितनी है, 50 रुपये, ओके। अब वो क्वेश्चन क्या कहते हैं, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 3 years एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 10% का 3 साल के लिए हमारे पास क्या होता है, SI 30%, और CI क्या होता है मेरे पास 33.1% होता है। तो इनकी मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 3.1% की डिफरेंस जो है, यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी है, 50, क्या दिया है, 1% की वैल्यू 50 गिवन है, तो 3.1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 155 हो जाएगी, 31 × 5 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। बट इस केस में हमारे पास क्या था, एक फ़ायदा था कि 10% दिया होता है, 10% की हमारे को कैलकुलेशंस पता है, 21%, 33.1%। बट अगर वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा देता, अगर वो कॉम्प्लिकेटेड सा देता तो हमारे को जो 2 फॉर्मूले से डायरेक्ट वो याद रखना होता है। क्या याद रखोगे आप, ये मान लो सबसे पहले, ठीक है, अच्छे से लिखने वाला काम करते हैं यहाँ पे ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। P मेरा प्रिंसिपल है, ठीक है। मान लो मेरे पास R क्या होता है, रेट होता है। तो मैंने कहा जब मैं रेट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ, R/100, उसको मैंने R लिख दिया, ठीक है, यानी कि रेट की फ्रैक्शन है। जैसे कि अगर मेरे पास वो बोल देता नहीं कितना लिखूँ, रुको, मान लो वो बोल देता कि 12.5% रेट है, तो मैं 12.5% को डायरेक्टली 1/8 मान लेती हूँ ना, तो वो मैंने क्या बोल दिया, छोटे वाला R बोल दिया मेरे पास, ठीक है। और P हो गया अपने पास, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जो मेरा फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर का तो मेरे पास SI = CI सेम होता है, तो यानी जो मेरा डिफरेंस है फर्स्ट ईयर का वो क्या हो जाता है मेरे पास, 0 हो जाता है। लेकिन जब हम ईयर 2 पे आते हैं तो हमारे पास जो SI होता है, CI होता है, वो तो अलग होता है। CI हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो सेकेंड ईयर का डिफरेंस होता है हमारे पास, SI - CI होता है, वो क्या होता है, प्रिंसिपल को इस रेट से मल्टीप्लाई कर देता है, सॉरी स्क्वायर से, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, P × R² हो जाता है। और ये कहाँ से लॉजिक आता है, इसको दूसरा चलते, ये आपको यहाँ से लॉजिक पता भी होगा, क्योंकि हमारे पास 2 साल का SI क्या हो जाएगा, 2R होता है, और CI क्या होता है, 2R + R²/100%, ठीक है। ये होती है ना हमारी पूरी परसेंटेज बनती है, तो आप माइनस कर दो। तो मैंने क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिया, तो मैंने क्या बोलते हैं, सेकंड ईयर का डिफरेंस क्या होता है, D2 = P × R² हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम आते हैं ईयर 3 पे। ईयर 3 पे हमारा क्या बोलता है, वो D3 बता दो। D3 हमारे पास क्या हो जाता है, इसको आप ऐसे लिखोगे, P × R² × 3 + R लिख देते, जिसको कि आपने यूजुअली किस तरीके से पढ़ा होगा,
प्रिंसिपल इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटा 100 पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मुझे ये चीज़ लगानी होती, ठीक है, या एक मिनट रुको, चलो एक और चीज़ देख लो, इसको नीचे कर देते हो, क्या हो जाता है हमारे पास। अब एक बात बताओ, अभी अभी पिछले उसमें मैंने पढ़ा था, पिछली स्लाइड में, कि जो मेरा ये पार्ट था ये मेरा क्या था, सेकेंड ईयर का D2 था, डिफरेंस था। तो यानी कि कैन आई डायरेक्टली से ओवर हियर दैट D3 बाई D2 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय आर, जो कि आर मेरा क्या होता है, रेट पर एनम इन परसेंटेज जो मेरे को गिवन होता है, ठीक है। ये फ्रैक्शन वाला नहीं है, यहाँ पर ये परसेंटेज वाला है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास कितना था, 50, मेरे को क्या गिवन था, D2 गिवन था। तो क्वेश्चन क्या कहते हैं मेरा, D3 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 300 प्लस आर बटा 100। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 300 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ये क्या बनेगा 310। तो ये क्या बनेगा D3 इज इक्वल्स टू 310 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि चलो ठीक है पूरा ही लिखती हूँ, इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 155 आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एक वेसल है जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है इन दी रेशो 7:5, ठीक है, किसमें 7:5 की रेशो में 9 लीटर का मिक्सचर अगर ड्रॉ कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, और फिर इसके अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर डाला, यानी कि 9 लीटर का क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर बन जाएगी 7 और 9, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट समझने का, वो आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्या कि जब ये 9 लीटर निकाल भी लिया, मतलब ये कुछ पानी था x, उसमें से 9 लीटर निकाल लिया, जो ये बचता है इसके अंदर भी अभी तो पानी और मिल्क की रेशो, हाँ मिल्क है ना, हाँ पानी और दूध की, मिल्क और वाटर की रेशो 7:5 ही रहेगी। तो कॉन्सेप्ट क्या कहेगा 7:5 थी, उससे क्या बन रही 7:9, कब, जब इसमें मैंने क्या ऐड किया, प्लस 9 लीटर ऐड किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में बाई चांस ये 7 हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मिल्क रिमेन्स सेम, क्योंकि पानी हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क रिमेन्स सेम। मेरे केस में ऑलरेडी रह गया, तो यानी मेरे पास 1 मिनट क्या हो गया, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को, 9 लीटर मिल गई। उसने क्या क्वेश्चन पूछा है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंटेन्ड इन द वेसल, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क के लिए पहले मुझे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ टोटल भी तो पता हो, अगर 4 यूनिट 9 लीटर के बराबर है तो ये 7:5 यानी कितना होता है 12 यूनिट, ये किसके बराबर हो जाएगा 27 लीटर के बराबर, और पहले मैंने कितना निकाला था 9, यानी कि मेरे पास कितना आना चाहिए था, यानी कि मेरे पास कितना था 36 लीटर। 36 लीटर में से कितना है मेरे पास मिल्क, 7/12, 7:5 था, तो यानी कि मेरे पास मिल्क कितना आ जाएगा इस केस में 21 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत लंबी हो गई है मुझे लगता है वीडियो, बट वॉट एवर। वो कहते हैं इन ट्राइंगल ABC पॉइंट्स D एंड E लाई ऑन साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली सच दैट D इज पैरेलल टू BC। ये देखते हैं मुझे क्या स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा कुछ तो ना पक्का थेल्स थ्योरम जो होती है हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो लग रही होगी। क्या मैं बता दूं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है, इसके किसी को याद नहीं हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम बोलते हैं। क्या कहती है वो कि ये कोई ट्राइंगल है, मैं नेमिंग नहीं कर रही, टाइम वेस्ट चलो कर ही देती हूँ। ABC ट्राइंगल है, उस पर अगर कोई आप पॉइंट्स बना देते हो D और E, AB और AC पे, सच दैट कि D इज पैरेलल टू BC, तो ये डबल एम्प्लाइज कंडीशन होती है क्या, दैट AD डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल्स टू DE डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय AC होता है, ठीक है। अगर ये गिवन है तो इम्प्लाइज ये होगा, अगर पैरेलल गिवन है तो उसका मतलब ये होगा, हमारे पास ये इंटरचेंजेबल कंडीशन है, ठीक है। तो जैसे उसने बोला कि एक ट्राइंगल था ABC, D और E कहाँ है, AB और AC पर है, ये DE है और ये DE पैरेलल है, आपको दिमाग में फटाफट से क्या आ जाना चाहिए, BPT आ जाना चाहिए। अब वो कह रहे हैं क्वाड्रेटल BCED इज 3 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल AD, मतलब अगर इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया 3 है, तो इससे मुझे क्या पता चल गया, पूरे बड़े बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना है, 4 है। अगर पूरे बड़े बड़े ट्राइंगल का एरिया 4 है, यानी एक तो मुझे क्या पता है ADE सिमिलर टू ABC होता है, इसका एरिया 4 है, इसका एरिया 1 है, तो यानी अगर मैं साइड्स की बात करूँगी 1 डायमेंशन की, ये क्या है मेरा 2 डायमेंशन की बात, तो यहाँ से क्या हो जाएगा रेशो 1:2 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, AD/DB पूछ रहा है वो, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा AD बाई AB इज इक्वल्स टू 1/2 मिलेगा, लेकिन उसने क्या पूछा AD ये पूरा 1 है, ये पूरा 2 है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1, तो मेरा आंसर क्या आएगा AD/DB इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1:1, ठीक है। क्लियर है सबको, ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहते हैं एक मोटर बोट है
जो कि ट्रैवल कर सकती है 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम उतने ही टाइम में जितनी देर में वो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम ट्रैवल करती है। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ की स्पीड ये बता दो। इस क्वेश्चन के अंदर दो कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट जो है हमारे पास वही रिवाइज करने का है कि अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम हमारे कहाँ ये कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में होता क्या है। ठीक है, कैसे याद रखो, अब क्या है, छोटा बड़ा ना दो हैं तो इसमें चीज़ों को छोटा करें, बोर्ड में से स्ट्रीम को माइनस करें। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब ऐड करें बी प्लस एस का। ठीक है, ऐसे समझो। क्वेश्चन कहते हैं मोटर बोट दैट कैन ट्रेवल 24 किलोमीटर इन द सेम टाइम। दूसरा कॉन्सेप्ट ये रिवाइज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर मेरा टाइम इक्वल टू सेम है, यानी कांस्टेंट है, सेम टाइम पे दोनों चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं या टोटल सेम टाइम के लिए ट्रैवल कर रही है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, जो मेरा स्पीड का रेशो है वही मेरा क्या होगा, डिस्टेंस का रेशो होगा, है ना, कि जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होती है ज़्यादा डिस्टेंस भागेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, देखो जैसे मैंने पेपर में क्वेश्चन देखा ना, मैंने कहा अच्छा 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम सेम टाइम में 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, तो यानी कि ये उनकी क्या है, स्पीड डिस्टेंस की रेशो है, तो यही उनकी क्या होगी, स्पीड की रेशो होगी। तो मैं बोलूँगी बी प्लस एस डिवाइडेड बाई बी माइनस एस, मेरे पास क्या बन जाएगा, 24/16 बन जाएगा। 8 से काटोगे कितना बन जाएगा, प्लस 3/2 बन जाएगा। अब जैसे ही ये दिखा तो इसको आप क्या बोल दोगे, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड बोल दोगे, तो बी प्लस एस क्या आ जाएगा, हमेशा बी बाई एस, और हमेशा ध्यान रखो प्लस वाले को ऊपर रखो, वरना सिली मिस्टेक का चांस रहेगा, क्योंकि प्लस वाला ऊपर होता है, तो जो प्लस से पहले वाला होता है ना, माइनस से पहले वाला, उसके ऊपर लिखते हैं। को बहुत बार सिखाया हो कॉम्पोनेंट डिविडेंड, तो आज नहीं रिवाइज करवा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 5/1 बन जाएगा। उसने क्या बोला था, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 4, हमारे पास क्या है 1 यूनिट, तो ये क्या हो रहा है इंटू 4, तो ये भी क्या हो जाएगा इंटू 4, यानी कि मेरा आंसर कितना आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने थे, इसके अंदर टाइम सेम है तो ये होगा, और दूसरी बात ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कई बार मिस्टेक हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट से समझ लीजिएगा कि एवरेज कहते हैं 25 नंबर की कितनी है, 54 है, सॉरी 25 नंबर्स की एवरेज कितनी है, 54 है। फिर उसने बोला फर्स्ट 13 नंबर्स उठाए मैंने, तो उनकी एवरेज में वो कितनी मिलगी, 50 मिलगी। ठीक है, उसने बोला अगर मैं लास्ट के 13 नंबर्स उठाऊँ तो मेरे को उनकी एवरेज क्या मिलती है, 56 मिलती है। तो बता दो कि अगर मैं 13th नंबर, क्योंकि देखो इसमें भी 1 to 13 आया, इसमें कहाँ पे आ गया मेरे पास 13 to 25 आ गए, तो जो मेरे पास 13th नंबर है वो 2 बार आ रहा है, क्योंकि वो 2 बार आ रहा है तो यानी कि मेरा जब मैं ओवरऑल सम करूँगी तो कुछ ना कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा आ रहा होगा या कम आ रहा होगा, देखते हैं। ठीक है, क्या है मेरे पास, अब देखो फर्स्ट 13 लास्ट 13 इनकी डेविएशन पे वर्क करेंगे, हम टोटल पे नहीं वर्क करेंगे। इसके कितने डेविएशन है, 4 कम है एवरेज से, और नंबर्स कितने हैं 13, यहाँ पर भी नंबर्स कितने ऑब्जर्वेशन 13, और ये क्या है +2 है हमारा एवरेज से। तो मेरे पास जो ओवरऑल नेट डेविएशन जो मेरे पास आएगी वो मेरे पास क्या आ जाती है, अब इसमें क्या करोगे, -4 +2 करोगे, 13 को कॉमन निकाल दो, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -26 मिल जाएगा। अगर मुझे -26 मिल गया तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास 13th ऑब्जर्वेशन थी वो मेरे पास क्या थी, एवरेज विच इज़ 54 -26 इज इक्वल्स टू क्या था, इसका मतलब 28 थी। ठीक है, वो तब है जब मैं 13th ऑब्जर्वेशन पूछूँ, बट वो क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, वो डायरेक्टली पूछ रहा था कि 13th नंबर एक्सक्लूड कर दिया। अगर मैंने 13th नंबर एक्सक्लूड कर दिया तो फिलहाल मुझे 28 को निकालने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, मैं सिर्फ इस पर वर्क करूँगी। क्या मैं वर्क करूँगी, मैंने बोला उसकी डेविएशन क्या आ रही है, -26 आ रही है। इसका मतलब कि जो मेरा 13th नंबर है, जो मेरी 13th नंबर लिखते, चलो ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि जो मेरी 13th ऑब्जर्वेशन है वो मेरी लेस देन है एवरेज से। अब अगर मैं एवरेज से छोटी चीज़ को पूरी की पूरी स्ट्रिंग से बाहर निकालती हूँ, ठीक है, आप ये सोचो क्लास में हर बच्चे की एवरेज मेरे पास आती है कि उस हर बच्चे के 90 मार्क्स है, लेकिन एक बच्चे जिसके मार्क्स बहुत कम थे, यानी 40 थे, तो जब मैं उस 40 मार्क्स वाले बच्चे को बाहर निकाल दूँगी तो एवरेज क्या हो जाएगी, क्लास की बढ़ जाएगी ना, तो यानी बाकी सबके मार्क्स 90 से ही बढ़ जाएंगे। तो मैंने बोला कि जो 13th ऑब्जर्वेशन है वो तो यार 28 है, चलो कितनी में आएगी मतलब नहीं, मैंने बोला 26 कम है वो एवरेज से, तो यानी जब उसको बाहर निकालेंगे तो मेरी ओवरऑल एवरेज जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, क्योंकि मैंने छोटी चीज़ बाहर निकाल दी तो मेरी एवरेज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यानी कि मेरे पास अब जो एवरेज आनी थी वो कितनी आनी थी, 54 तो थी प्लस मेरे पास क्या आना था, जो मेरे पास कितना ज़्यादा था, 26 ज़्यादा है। कितनी टर्म्स में मैंने क्या कर दिया, 13th को बाहर निकाल दिया, तो मेरे पास टर्म्स कितनी बच गई, 25 में से 1 बच गई, यानी कि 24 बच गई। अब इसको अप्रॉक्सीमेटली देख लो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अब इस स्टेज पे आके आप क्या करोगे, ऑप्शन देखोगे। वैसे इस क्वेश्चन में जैसे ही आपको पता चलता है ना -26 ऑप्शन से काम होता है, बट वोट इफ ना होता तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, और प्लस 1 पॉइंट समथिंग आना पड़ेगा ना, और मेरी एवरेज कितनी थी 54, तो 54 पॉइंट समथिंग में नहीं आ सकता, 54 + 1 55 पॉइंट समथिंग, तो मेरा आंसर क्या आना था 55.08। ठीक है,
आई होप दिस वॉज क्लियर टू एवरीबॉडी। क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 का कहता है एक सिलेंड्रिकल वेसल है स्लीक सी, रेडियस जिसका 14 सेंटीमीटर, उसमें कुछ पानी है, ठीक है। एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है 6 सेंटीमीटर वाला, उसको इसके अंदर डाल दिया गया जो कि कम्प्लीटली इमर्स हो गया और कोई पानी ओवरफ्लो नहीं हुआ। तो बताओ कि वाटर का जो लेवल है वो कितना राइज होगा। इस सिंपल सा क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं, वेसल इमर्स्ड, जो भी चीज़ हमने इमर्स की है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। तो क्या होता है, आप ऐसे सोच के देखो, ये सिलेंडर होता है, इसके अंदर आपने कोई स्फीयर डाला, जैसे ही स्फीयर डाला तो पानी उठ के कहीं पे ऊपर आ गया, ऐसे 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 पानी की शेप ले ली। तो जो उस वाली हाइट पे जो बचा, उस हाइट के नीचे क्या है, मेरे पास पानी है जो मेरे सिलेंडर की वजह से है, प्लस मेरे पास स्फीयर की वॉल्यूम है, यही तो है ना मेरे पास। तो यानी इस केस में मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास पानी राइज होकर आ रहा है, जो ऊपर हाइट बढ़ रही है, ये यहाँ जो मेरे पास पानी एक्स्ट्रा आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, इसके कारण ना। तो फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि जो इसकी वॉल्यूम है या जो इसका वेट है वही बराबर होता है डिस्प्लेस्ड पानी के वेट के बराबर। ऐसे कभी टेक्स्ट बुक के किसी मॉक में क्वेश्चन आया था, तो वो हमारा क्या होता है, बराबर होता है। इस केस में क्या बन जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर एच, यानी किसका, हमारे पास सिलेंडर का, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ जो मेरे पास स्फीयर इमर्स्ड है, ठीक है। एक मिनट इसका देख ले हम कितना आ रहा है अपने पास, रुको क्या था इस, अरे यार पाई क्यों लिख दिया, सॉल्व करेंगे ना पूरा। कहाँ गया क्वेश्चन, मतलब मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन अपने पेज पे देख लेती हूँ कहाँ लिखा हुआ है मैंने। एक तो क्वेश्चन बनाते बनाते कैलकुलेशन चेक करनी पड़ी थी, अगली बार क्वेश्चन बनाऊंगी नहीं, पीवाई की शिफ्ट बनाऊँ, ठीक है। ओके कहाँ थे हम, इसका सिलेंडर का क्या था अपने पास 22/7 हो जाएगा। रेडियस इसका गिवन है अपने को 14, तो 14 इंटू 14 इंटू हाइट हमें निकालनी है, किस हाइट तक वो रेज हुआ है। यार ये 22/7 नहीं लिखना चाहिए था, खुद सिखाती हूँ, ठीक है। 4/3 पाई, इसका आर कितना था अपने पास 6 इंटू 6 हो जाएगा। तो पाई से तो क्या कट गया, पाई कट गया मेरे पास, अब हाइट से काट लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, एक मिनट, 14 को काटोगे तो यहाँ पे भी 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, ठीक है। 4 से काट दिया मैंने डायरेक्टली, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, हाइट कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3 से काट दो 2, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 6 36, 36 इंटू 2 72, डिवाइडेड बाई 7 7 49। इसको क्या कर लेते हैं, लिटिल बिट अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ऑप्शंस कहाँ हैं, थोड़े से दूर दिए मैंने, 2.24 1.4 से 1.9, तो मतलब ऑलमोस्ट 1.5 और 2 बन गया ये, तो अच्छा खासा गैप है। तो इसको अगर अप्रॉक्सीमेट करो तो 72 बना 50 बचेगा, जो कि क्या होता है अपने पास 1.44 होता है। मेरा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, 1.47 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज माई आंसर, ठीक है। ऑलराइट, आई होप सबको क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट समझने का बस ये था, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था कि 49 देखे तो 50 अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो अगर ऑप्शन में इनफ डिफरेंस हो, ठीक है। 17th क्वेश्चन पे चलो, क्या कहते हैं, इफ अ स्टूडेंट वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल एट 5 किलोमीटर पर आवर, ही अराइव्स 10 मिनट्स लेट, हाउएवर इफ ही इंक्रीजेस स्पीड टू 6, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है तो 10 मिनट लेट है, 6 पे चलता है तो 15 मिनट जल्दी है, तो डिस्टेंस बता दो। क्या कॉन्सेप्ट होता है, इस टाइम और स्पीड की रेशो क्या होती है, इन्वर्स होती है। स्पीड की रेशो कितनी है 5:6, तो टाइम की रेशो कितनी हो जाएगी 6:5। 6 के केस में वो क्या है, टाइम से 10 मिनट लेट है, 5 के केस में क्या है, टाइम से 15 मिनट अर्ली है। तो यानी जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर मिल गया मुझे, 25 मिनट्स के बराबर मिल गया। तो यानी ये 6 यूनिट किसके बराबर मिल जाएंगे मुझे, 150 मिनट के बराबर, ठीक है। तो 6 यूनिट का मतलब क्या है, 150 मिनट्स। तो मेरे पास डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी थी 5, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 5 इंटू 150 बटा 60, इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 2 3 2 सॉरी 3 2 3 5 तो मेरे पास क्या आएगा 25 बटा 2 इज इक्वल्स टू 12.5 किलोमीटर, ठीक है। क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं, एक होलसेल का डीलर है जो कि क्लेम करता है कि अपनी पल्सेस को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, मतलब जितने खरीद के लाया उतने की बेच रहा है, ऐसा वो कहता है। लेकिन वो क्या करता है, एक डिसेप्टिव बैलेंस के लिए यूज़ करते हैं जो कि 1000 ग्राम्स रीड करता है फॉर 900 ग्राम्स ऑफ ट्रू वेट, यानी कि दुनिया को दिखा रहा है 1000, लेकिन उसकी जेब से 900 का पैसा जा रहा है। उसको जेब से क्या जा रहा है, इस सेंस में समझा कर, यानी 1000 का उसको पैसा मिल रहा है, SP है, और 900 क्या है उसका CP है जो उसकी जेब से जा रहा है, ठीक है। तो यानी उसको इस जो मतलब सिचुएशन है 1900, इस केस से और उसको प्रॉफिट हो रहा है। इन एडिशन टू दिस ही मिक्सेस 10% चीप इम्प्योरिटीज इनटू द पल्सेस, यानी कि वो क्या कह रहे हैं, अगर 100 ग्राम पल्सेस लेता है तो उसके अंदर 10 ग्राम क्या बना देता है, पत्थर मिला देता है। यानी कि क्या मतलब है, दुनिया को लगेगा कि वो 110 ग्राम की पल्सेस दे रहा है, बट उसकी जेब से तो सिर्फ 100 ग्राम की पल्सेस जा रही हैं।
ठीक है। दूसरा तरीका क्या है इसको देखने का, 10% का मतलब क्या होता है मेरे पास 1/10, ये मेरे पास क्या होता है प्योर होता है, ये मेरे पास प्योर है, आई क्या है मेरे पास इम्प्योरिटी है। तो मेरे पास जो इसका मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन बनता है, ये मेरे जो प्रॉफिट लॉस के नोट्स डाले ना मैंने उसमें भी लिखा हुआ है, इम्प्योरिटी प्लस प्योरिटी डिवाइडेड बाई प्योरिटी बन जाता है। तो ये क्या बन जाता है 11/10 का रेशो बन जाता है। तो यहाँ से भी उसको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और तो बता दो उसका टोटल प्रॉफिट क्या है। हमने क्या देख ली, दो सिचुएशंस देख ली, एक उसकी कौन सी देखी हमने 10/9 वाली देख ली, एक हमने उसकी 11/10 वाली देख ली। तो यहाँ से क्या बन गया 11/9 बन गया। 11/9 का मतलब क्या होगा 2/9 विच इज़ 22.22%, ठीक है। समझने का क्या था ये कि इसको रटना नहीं है, ये समझो कि अगर वो 1000 रुपये क्या कर रहे दुनिया को दिखा रहे तो ये क्या है उसका सेलिंग प्राइस, 900 रुपये क्या है जो उसकी जेब से जा रहे, तो ये इसका क्या है कॉस्ट प्राइस है। सिमिलरली उसकी जेब से कितनी जा रही है 100 ग्राम पल्सेस जा रही है, लेकिन उनको लगेगा 110 ग्राम दे रहे हैं क्योंकि 10 ग्राम उसके अंदर क्या मिला दिया इसमें पत्थर मिला, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 19 क्या कहते हैं, दो रनर्स हैं अमित एंड सुमित, स्टार्ट रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक लेंथ ऑफ 1200 मीटर्स। अमित रन एट स्पीड ऑफ दिस। इसके लिए पहले 3 कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देती तुम्हें सर्कुलर रेस की, ठीक है। डिटेल में भी बताऊंगी, मैंने बोला था मैं रेस करवाऊंगी, अभी के लिए ये पढ़ लो। क्या है कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरा क्या कहता है, सबसे पहले तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स देख लो। नंबर ऑफ, ये सबको याद रहता है ना, इजी होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स, ठीक है। कैसे होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर हम क्या बोलते हैं, क्या होता है a प्लस बी होता है, सेम डायरेक्शन के अंदर a माइनस बी होता है। वेयर यू मस्ट रिमेंबर दैट a बाई बी मेरी क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म का ध्यान रखें, मान लो आपके 6/8 आ है, ठीक है, एक की स्पीड 60 है, एक की 80 है, तो क्या वो 14 बार मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ये गलती है। इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 3/4 में, यानी कि वो कितनी बार मिलेंगे 7 बार मिलेंगे, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है हमारे पास जब वो कट ना पाए बाकी के, ठीक है। एच से उनका क्या हो चुका 1 हो चुका, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मीटिंग पॉइंट्स। नंबर 2 पॉइंट अपने पास क्या है सर्कुलर रेस के अंदर, फर्स्ट मीट का टाइम, या टाइम फर्स्ट मीट टाइम लिख लो, चलो ऐसे, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग का टाइम क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया टी, एंड दिस इज सेम, जो मेरा सेम डायरेक्शन के लिए है वही मेरा ऑपोजिट वाले डायरेक्शन के लिए, कोई इसमें अलग अलग फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है ना, दो लोग पहली बार कब मिल रहे हैं, जितना उनकी डिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय क्या है उनकी रिलेटिव स्पीड है, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है मेरा टाइम होता है। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूँ सेकेंड मीट, तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा एन सॉरी 2t हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं थर्ड मीट बोल दूँ तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा। तो nth मीट का टाइम मेरे पास क्या हो जाता है इसमें nt हो जाता है, ठीक है। थर्ड कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या है हमारे पास, फर्स्ट मीटिंग एट स्टार्टिंग पॉइंट, t इज इक्वल्स टू LCM ऑफ T1 T2 T3 जितने भी हैं टोटल हमारे पास, ठीक है। जहाँ पर मेरे पास वो बोलता है T1 T2 T3 अप टू एंड Tn, ये मेरे क्या है टाइम टेकन बाय, ठीक है। पर्सन 1 बोल दूँ, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 पर्सन n एट्सेट्रा टू कवर होल ट्रैक, ठीक है। मतलब एक बंदे को अगर T1 टाइम लग रहा है, दूसरे को T2, तीसरे को T3, तो इन सबका जो LCM होगा, जो मेरा T आएगा उस T टाइम पर जो है वो सारे के सारे स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट टाइम लेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट इज द हाईलाइट हियर। तो इस तरह से सेकंड मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट बोल दूँ तो वो क्या हो जाएगी 2t टाइम हो जाएगी, ठीक है। ये 3 कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए। गला दुख रहा है, ओके। तो इस क्वेश्चन के अंदर फाइल को क्या कर क्या निकालना है इसके अंदर कि हाउ मेनी सेकंड्स फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम, ठीक है। उसने नहीं बोला ना स्टार्टिंग मीट नहीं बोली, नॉर्मल मीटिंग बोली है। तो उसमें क्या होता है अपने पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड इनटू कितनी बोली उसने थर्ड मीट, तो इनटू 3 करना है। डिस्टेंस कितना है उसका 1200, रिलेटिव स्पीड क्या पता होना चाहिए मेरा डायरेक्शन, क्या बोले उसने रन इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, कितने 18 और 27 क्या होता है 45। इसको क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में 45 इंटू, ढंग से लिखते हैं इसको राइटिंग खराब होगी, कितना हो जाएगा 45 इंटू 9/18 इंटू कितना करना है 3 करना है, ठीक है। 9 से ही चले जाओ, 9 2 से चला जाएगा, 3
15 सर चला जाएगा, 1580 सर चला जाएगा, 160 आ जाएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं की मेरे को लग रहा है। ओहो 9/18 कर दिया भाई मैंने, वही मैं कहूँ, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन बनाया था और कैलकुलेट किया था तो आंसर कुछ और आया था। सॉरी, लेट मी जस्ट सॉल्व इट वंस अगेन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक है, कहाँ गया पेन, ये रहा। क्या था, 1200 उसका डिस्टेंस है, इसको दूसरे पेन से होगा, ठीक है। 1200 उसका डिस्टेंस है, डिवाइड बाई उसके रिलेटिव्स 45 इंटू 5/18, मैंने गलती से यहाँ पे 9 लिख दिया था, इंटू 3 करना है। 3 क्यों करना है मेरे को, क्योंकि हम थर्ड मीटिंग की बात करें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 2 ज़र 9 3 ज़र, अरे भाई फिर मिस्टेक कर रही हूँ मैं, 9 5 ज़र 45 है, कौन सी कैलकुलेशन है। 9 2 ज़र 18, 9 5 ज़र 45, 25 हो जाएगा। तो 100 का क्या बन जाएगा 4, तो ये क्या बन जाएगा 12 4 ज़र 48 इंटू 6 बन जाएगा, विच इज़ 288, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आता है इस क्वेश्चन का, 288 सेकेंड्स, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, 1 2 3 ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आते होंगे सर्कुलर रेस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का कहते हैं कि एक नंबर लिख दिया मैंने इस तरह से, क्या एक्स वाई 6 डिजिट नंबर है, जिसमें मैंने क्या किया 2 डिजिट वाले को रिपीट किया। तो बता दो कि ये कौन कौन से प्राइम नंबर्स के कॉम्बिनेशन से जो है मेरा डिवाइड हो जाएगा। इस क्वेश्चन के ऐसे 3-4 रिलेशन होते हैं हमारे पास, हम सारे रिवाइज कर लेंगे। जो फर्स्ट वाला रिलेशन होता है हमारे पास ये वाला जो गिवन है, एक्स वाई, ये किससे बनता है हमारे पास, जब एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 0 1 0 1 से, ठीक है। कैसे ध्यान रखोगे, 1 2 3 है ना, 3 के कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे 2 जीरोस आएंगे, ठीक है। 4 के होते तो 3 हो जाते हैं। तो ये किसके होते हैं मेरे पास, अब ये पता मुझे, इसको खोल लो सिंपली, 1 0 1 0 1 हमारे पास होता है। एक सेकंड रुकना, ये हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 37। तो इस केस में आंसर क्या आएगा, 3 7 13 एंड 37। अब देखो यहाँ तो उसने मैंने इजी ऑप्शंस बना दिए, बट क्वेश्चन के अंदर क्या दे सकते हो, साथ में वो 91 भी लिख देगा, 21 लिख देगा, 111 लिख देगा, और फिर 39 लिख देगा, और मान लो ऑप्शन में वो लिख देगा, बताऊँ क्या लिख देगा, 231 लिख देगा, क्योंकि 231 किससे आता है, 11 इंटू 21 से आता है ना। तो आप इसको ना मार्क कर दो। तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस केस में जो है 11 नहीं इंक्लूडेड होता हमारा, तो इसलिए 91 आता है, 21 आता है, 111 आ जाता है, 39 आ जाएगा, बेसिकली इनके मल्टीपल्स आ जाएंगे। बट 231 को खोलोगे तो 11 इंटू 21 आएगा, 7 इंटू 3 21 तो है, लेकिन 11 नहीं है इसके पास, ठीक है। तो और यहाँ पे कौन सा देख सकते हैं हम लोग, एक तो हमारे पास ये हो गया, सेकंड हमारे पास क्या होता है, इसी तरह से एक्स वाई होता है, तो वो किससे होता है, 101 से मल्टीप्लाई करके मिलता है। और क्या होता है अपने पास एक बहुत कॉमन 1001 होता है, वो किससे मिलता है हमारे को, एक्स वाई जेड सिचुएशन से मिलता है, ठीक है। और इस केस में हमारे पास ये किसका होता है, 7 11 और 13 का हो जाता है, ठीक है। आई होप आप सबको सारे सारे आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी सीखने को मिला हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके अपना फीडबैक बताना, एक डन कमेंट करके ज़रूर लिख देना, ठीक है, वीडियो के एंड में, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अगर आप न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड वेरी सून यू विल गेट द नेक्स्ट सेट एज वेल, एंड जीएस की रिविजन ऑल्सो, एंड लाइव टेस्ट हो। तो अब आई होप मैं बहुत कुछ करवा पाऊँ इस चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।